नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों को बता दिया गया था कि हमारा 5वां जो चैप्टर था वैद्युत चालन, उसको हम पूर्ण तरीके से समाप्त कर चुके हैं। आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर रहेगा 6। चैप्टर का नाम होगा वैद्युत परिपथ में जितने भी किरचॉफ ने अपने नियम समझाए थे उसको हम बिल्कुल एक एक करके बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग चैप्टर है हमारा किरचॉफ के नियम व वैद्युत परिपथ। ठीक है, वो आज हम लोग करने वाले क्या है, उसका सबसे पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा विद्युत सेल। हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 वीडियोज में इस चैप्टर के लिए पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमारा टॉपिक है आज का विद्युत सेल। तो हम लोग सबसे पहले विद्युत सेल के बेसिक को समझेंगे, उसके बाद आप जानते हैं हम लोग कहां तक जाते हैं, एडवांस लेवल तक जाते हैं एकदम। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि विद्युत सेल होता क्या है कि आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा और जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं उन्हें केमिस्ट्री में भी बहुत विद्युत सेल के बारे में आपने जितना पढ़ा है उसी के बारे में हम लोग आज पूरी तरीके से अच्छे से व्याख्यान करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में जो सर आपको समझाते हैं वो एकदम द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल, तृतीयक सेल, एकदम उसका बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ना जाकर उसके लिए एकदम कहां लेकर जाते हैं, हाई लेवल तक लेकर जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल बेसिक टू एडवांस जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो आप लोग यहाँ पर विद्युत सेल। सबसे पहले विद्युत सेल होता क्या है उसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा। देखो विद्युत सेल क्या होता है, आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाएगी कि विद्युत सेल एक बाह्य युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सर मैं आपके सामने लिख रहा हूं इस लाइन के लिए, तब कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आप पे। देखो विद्युत सेल एक वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, अब सर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रासायनिक ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से बदल देती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक पूरा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आज इसका हम रचना देखेंगे। रचना देखने के बाद इसके अंदर एक प्रतिरोध लगता है जिसे हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। उस टॉपिक का भी पूरे अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे आज हम लोग। ठीक है, चलो हम इसे हटाते हैं। देखो ध्यान दो आप लोग, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी रचना कि विद्युत सेल होती क्या। ठीक है, फटाफट से देखो आप लोग। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक विद्युत सेल का खोल बना रहा हूं। ठीक है, क्या बना रहा हूं, खोल। आपने बचपन में अगर खेला होगा सेल से तो खराब होने के बाद ही हमें मिलता था, है ना, तो उसमें से क्या निकलता था, एक लसलसा सा पदार्थ निकलता था। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो हमने यहां लिया विद्युत सेल। अब विद्युत सेल से जो तुम्हें पदार्थ मिलता था उस पदार्थ के लिए मैंने यहां भर दिया। ठीक है, आप समझना कि सर ये पदार्थ है क्या। सर इस पदार्थ को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्ट। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो पदार्थ ही भरा हुआ है तुम्हारा, इसे हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट। सर हमने क्या कह दिया, इसे वैद्युत अपघट्ट कह दिया। अब देखो सवाल को समझना, इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। अब हमने क्या किया, इस वैद्युत अपघट्ट के विलयन में भिन्न भिन्न धातुओं की किन्हीं 2 प्लेटों को डाल रहा हूं मैं। किन्हें डाल रहा हूं? कोई 2 प्लेटों को। आप लोग शुद्ध भाषा में बोलें, अगर अपनी फिजिक्स की भाषा में इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हमने क्या किया, किन्हीं 2 इलेक्ट्रोडों को ले लिया। किसको ले लिया? किन्हीं 2 इलेक्ट्रोडों को। ठीक है, अब हमने ले लिए कोई 2 इलेक्ट्रोड। अब देखो सर हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, अच्छे से इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लो, लगना चाहिए हम लोग साइंस की क्लास में। देखो ये हमने क्या लिए, 2 इलेक्ट्रोड, या फिर आप लोग इन्हें क्या बोल सकते हो, प्लेटें बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्लेटें। हमने भिन्न भिन्न धातुओं की कोई 2 प्लेटें ले ली। अब सर सबसे बड़ी बात यह है कि देखो ये जो वैद्युत अपघट्ट है इसकी खास बात क्या होती है। इसकी खास बात यह होती है कि जैसे ही इसके अंदर किन्हीं 2 प्लेटों को डुबोया जाता है वैसे ही
एक प्लेट पर धनावेश और एक प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है। सर क्या होता है, वैद्युत अपघट्ट के विलयन में जैसे ही किन्हीं दो प्लेटों को डुबोया जाता है तो उनमें से एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश आ जाता है। तो आप कह सकते हैं सर ये वाली धन हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, ऋण हो जाएगी। ठीक है, बाद में सर क्या करते हैं, जब इन प्लेटों को किसी एक परिपथ से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, एक परिपथ से जोड़ देते हैं, और परिपथ से जोड़ने के बाद जब हम इसमें क्या लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं और एक बल्ब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं सर, एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, तब इस स्थिति में जब कुंजी को ऑन किया जाता है तब परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो मोटी मोटी बात आपके इतनी समझ आई होगी अभी तो बिना लिखे कि सर हमारे पास क्या था, विद्युत सेल का एक खोल था, उसमें हमने क्या भरा, वैद्युत अपघट्ट नामक एक पदार्थ भरा। वैद्युत अपघट्ट नामक पदार्थ के अंदर हमने दो इलेक्ट्रॉन को डुबाया। जैसे ही हमने दो इलेक्ट्रॉन को डुबाया तैसे ही उन पर क्या आया, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश आ गया। सर दोनों इलेक्ट्रॉनों को जब हमने किसी परिपथ से जोड़ दिया तब परिपथ से जोड़ने के बाद उनमें क्या प्रवाहित होने लगी, धारा प्रवाहित होने लगी और बल्ब जल गया। ठीक है, बस इसी पूरे कॉन्सेप्ट को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो मैं बोलना शुरू कर रहा हूं, आप लोग लिखना शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे कि वैद्युत सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सर पहला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आगे सुने, सबसे पहले आप ये चित्र बनाएंगे, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप लिखना शुरू कर दें। ठीक है, चित्र आप बाद में बना लेना आराम से बैठ के, अभी रफली लिखें। ठीक है, फिर बाद में। अब सुनो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, यहाँ आप लोग, यहां हम वैद्युत सेल का एक खोल लेते हैं जिसमें वैद्युत अपघट्ट नामक पदार्थ को भर दिया जाता है। इस वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की एक विशेषता होती है कि जैसे ही इसमें किन्हीं दो प्लेटों को या इलेक्ट्रोडों को डुबोया जाता है तब इनमें से एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश आ जाता है, और बाद में जब इन प्लेटों को किसी परिपथ से जोड़ दिया जाता है तब उनमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी को वैद्युत सेल कहते हैं। सर इतना लिखना है आपके लिए, बिल्कुल नहीं लिखना है अलग से कहीं से। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, अलग से बिल्कुल कहीं से नहीं लिखना है। तो इतना तुम्हारा हो जाएगा वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल तुम्हारे समझ आ गया होगा कि वैद्युत सेल होता क्या है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं इसका, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो अगला टॉपिक होगा हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सर सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग देखेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। चलो सर बिल्कुल देखेंगे हम लोग कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपके लिए जब लास्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि जब वो कोई व्यक्ति को ही ले लो, तरक्की की राह पर होता है तो कोई ना कोई उसे खींचने वाला होता है। सेम ऐसा ही हाल यहां होता है। जब धारा एक अच्छे एम्पियर की रफ्तार पकड़ रही होती है तब उसके मार्ग में एक ऐसा अवरोध उत्पन्न हो जाता है जो धारा के मार्ग को कम कर देता है। अर्थात मैंने आपको बताया था कि धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। सर आप जानते हैं बहुत अच्छे से, हमने क्या बताया था कि धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन बोर्ड परीक्षा बहुत ही नालायक है, वो इस परिभाषा के लिए बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं देती। क्यों नहीं देती सर? वो चाहती है जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकली रूप से उस चीज को लिखें। फिजिकली मतलब जो दिखता है, नेचर ऑफ द स्टडी इन द फिजिक्स, जो दिख रहा है वही फिजिक्स है सर, है ना, आप जानते हो। तो जो कुछ दिख रहा है हमें यहीं से बनाना है सब कुछ, जो हमें चित्र में दिख रहा है हमें यहीं से सब कुछ बनाना है। तो देखो सर कि हमारा होता क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखो आप लोग बड़े प्यार से बताना सर, बहुत प्यार से। यहां देखो धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई जा रही है, इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई जा रही है। आप कहोगे हाँ सर प्रवाहित होती हुई जा रही है, लेकिन दिमाग लगाना थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई आ रही है, इस प्रकार से आ रही है। इसका पूरा क्रम इस प्रकार से तो बन रहा होगा, पूरा क्रम इस प्रकार से ही तो बन रहा होगा इस धारा का, कि सर ये घोल के अंदर भी किस प्रकार से जा रही होगी, इस प्रकार से जा रही होगी। देखो इधर से इधर जा रही होगी, तब इस प्रकार से जाती होगी, फिर इस प्रकार से आती होगी, तब जाके कहीं हमारा पूरा परिपथ पूर्ण हो पा रहा होगा। लेकिन जब धारा इस वैद्युत अपघट्ट से गुजरती है, देख रहा है तुम्हें इतना हिस्सा, इस वैद्युत अपघट्ट से गुजरती है, तो ये सेल का वैद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है।
ध्यान रखना, जो सेल के अंदर भरा हुआ क्या है, वैद्युत अपघट्ट नामक पदार्थ है, ये धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है, एक अवरोध उत्पन्न करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सर इसकी परिभाषा कैसे बन सकती है, इसकी परिभाषा ऐसे बन सकती है कि सेल के अंदर वैद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुन लें आप लोग एक बार, सेल के अंदर वैद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। सर बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप मैंडली इस पर प्रेशर डालेंगे तो कतई याद नहीं हो सकता। सच बता रहा हूं, एक एक चीज के लिए मोती की तरह पिरोलो, लिखकर याद करना है तो मैं लिखकर, बिना लिखे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। अब सर एक टॉपिक तुमसे पूछ लेता है वो एक नंबर में कि आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता बताइए। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। अगला टॉपिक क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। सर हम अगले टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि आंतरिक प्रतिरोध निर्भर किस किस चीज पर रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतिरोध होता है वो किस किस चीज पर निर्भर होता है। सर समझो आप, देखो जो दिख रहा है हम वहीं से करेंगे, जो दिख रहा है सब कुछ वहीं से तैयार करेंगे अपना। ठीक है, देखो हमें ये आकृति नजर आ रही है, ये डायग्राम, इसी में देखेंगे। देखो सबसे पहले आप एक बात बताओ, प्लेटों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, क्योंकि प्लेटें जितनी दूरी पर होंगी, जितनी दूरी पर होंगी सर घोल उतना ही ज्यादा आएगा इनके बीच में, और घोल जितना ही ज्यादा आएगा इनके बीच में धारा के मार्ग में उतनी ही ज्यादा रुकावट आएगी। घोल जितना ही ज्यादा आएगा इनके बीच में धारा के मार्ग में उतनी ही ज्यादा रुकावट आएगी। सर आप तो आपके क्या समझ आया, सर आपके इतना समझ आया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। सर कैसे समझे आप, सर ऐसे समझे, देखो दूरी होती है डी, दूरी क्या होती है डी, और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये कि जैसे ही दूरी जितनी अधिक होगी सर प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। सर दूरी जितनी बढ़ेगी, देखो मैंने तीर के निशान से आपको दिखाया है, तीर क्या है, मतलब जितना तीर दूरी का ऊपर को जा रहा है आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही ऊपर को जाएगा। तो आपके इतना ही समझ आया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कब बढ़ता है, प्लेटों के बीच में जितनी दूरी अधिक होती है सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होता है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर एक क्या हो गया, नंबर एक क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता में नंबर एक हो गया कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती, या फिर आप अनुक्रमानुपाती लिख सकते हैं। देखो दो शब्द होते हैं एक ही चीज के लिए, या तो आप समानुपाती लिख दो, या क्या लिख दो आप, समानुपाती होता है, या आप क्या लिख दो, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लिख दो, अनुक्रमानुपाती होता है, पाती होता है। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अब सर आगे देखते हैं, आगे देखो, घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान रखना, मैंने केवल घोल में डूबी हुई बताई है प्लेटें, घोल के ऊपर से नहीं बताई मैंने क्या बताया है कि जितनी प्लेटें घोल में डूबी हुई हैं उनके क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर अब आप कैसे समझेंगे, सुनो पहले आपको मैं बता रहा हूं। देखो कैसा होता है तुम्हारा, ये होता है जो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के, किसके, क्षेत्रफल के कैसा होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल प्लेटों का जितना ही ज्यादा होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ही ज्यादा होगा सर आपके समझ आ रहा होगा आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा सर, ऐसा समझो आप, देखो ऐसा समझो, मैं इस चित्र की ऐसी कम तैसी लगा रहा हूं। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेटों का क्षेत्रफल इतना हो गया, प्लेटों का क्षेत्रफल इतना हो गया, इस प्लेट का भी क्या हो गया, इतना हो गया क्षेत्रफल। देखो अब सर प्लेटों का क्षेत्र जितना ही ज्यादा हो गया, क्या हुआ, इसके बीच में घोल उतना ही कम हो गया, और घोल जितना कम होगा, घोल जितना कम होगा धारा के मार्ग में अवरोध उतना ही कम उत्पन्न होगा। तो ध्यान रखना, जितना कम अवरोध उत्पन्न हो रहा है उतना ही प्रतिरोध कम हो रहा है। देखो प्लेटें इतनी मैंने चौड़ी कर दी, इनका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में अब घोल बहुत कम रह गया, और घोल जितना ही कम रह गया सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, प्रतिरोध उतना ही
कम रहेगा। तो दूसरी निर्भरता मेरी क्या हो गई? दूसरी निर्भरता ये हो गई कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।